नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने 21 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री हान डुक-सू को विद्रोह के आरोपों में 23 साल जेल की सजा सुनाई है। यह सजा दिसंबर 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा घोषित मार्शल लॉ में उनकी भूमिका के लिए दी गई है। सियोल की केंद्रीय जिला अदालत ने 76 वर्षीय हान को मार्शल लॉ की घोषणा में मदद करने और संविधान विरोधी कार्यों को सुविधाजनक बनाने का दोषी पाया। न्यायाधीश ने कहा कि हान एक वैध कैबिनेट बैठक आयोजित करने में तो विफल रहे, लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया। इसके लिए उन्होंने सिर्फ बाहरी औपचारिकताएं पूरी करके अपने संवैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी की। अदालत ने दिसंबर 2024 के मार्शल लॉ संकट को कानूनी रूप से विद्रोह करार दिया है। हान को इस विद्रोह के मुख्य सूत्रधारों की मदद करने और झूठी गवाही देने का दोषी पाया गया। फैसले के तुरंत बाद हान डुक-सू को अदालत से ही हिरासत में ले लिया गया। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक इतिहास में यह पहली बार है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत के फैसले के तुरंत बाद जेल भेजा गया है। 3 दिसंबर 2024 को तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में अचानक मार्शल लॉ लागू कर दिया था। सरकार ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में देश भर में विरोध शुरू हो गया। सरकार को नेशनल असेंबली में वोटिंग के बाद सिर्फ 6 घंटे में ये फैसला वापस लेना पड़ा। आरोप है कि इस दौरान सरकार ने मीडिया की आवाज़ दबाने, प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिश की। मार्शल लॉ के इस फैसले को अदालत ने विद्रोह कहा। जज का कहना था कि प्रधानमंत्री के तौर पर हान का कर्तव्य था कि वो संविधान की रक्षा करें, लेकिन उन्होंने इसके बजाय सत्ता के दुरुपयोग में राष्ट्रपति का साथ दिया। अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए हान को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को पिछले सप्ताह ही न्याय में बाधा डालने के लिए 5 साल की जेल की सजा हुई थी, लेकिन वे अभी भी विद्रोह और अन्य गंभीर आरोपों के लिए कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। हान डुक-सू दक्षिण कोरिया के पहले ऐसे पूर्व कैबिनेट मंत्री बन गए हैं जिन्हें मार्शल लॉ से जुड़े आपराधिक आरोपों में निचली अदालत ने सजा सुनाई है। उनके विरोधी पक्ष ने उनके लिए 15 साल की ही सजा मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 23 साल की सजा दी है, जिसे अप्रत्याशित माना जा रहा है। हालांकि हान इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ चल रहे मामलों के लिए भी अहम माना जा रहा है, चूंकि योन पर विद्रोह का मास्टरमाइंड होने के आरोप हैं और उनके खिलाफ स्वतंत्र अभियोजक मृत्युदंड तक की मांग कर चुके हैं। इस मामले में 19 फरवरी को फैसला आने की संभावना है। यून पहले से ही कई मामलों में जेल में है और उन्होंने सभी आरोपों से इनकार करते हुए जांच को राजनीति से प्रेरित बताया है। पूर्व प्रधानमंत्री हान के खिलाफ अदालत का ये फैसला ऐसे समय आया है जब दक्षिण कोरिया में पहले से ही लोकतंत्र पर हमले को लेकर लोगों में नाराजगी है। स्विट्जरलैंड के दावोस में इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें भाग लेने के लिए वॉशिंगटन से दावोस के लिए रवाना हुए, लेकिन विमान में कुछ तकनीकी खामियों के चलते एयरबेस पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। व्हाइट हाउस के मुताबिक स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप के विमान को एयरबेस पर वापस लौटना पड़ा है। ट्रंप और उनके साथ के लोग इसके बाद दूसरे विमान में सवार हुए और दावोस के लिए रवाना हुए। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों और यूरोपीय देशों की तल्ख प्रतिक्रियाओं के बीच ट्रंप का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस बीच ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टैरिफ की धमकी को लेकर यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूरोप किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसा बदलाव आया है जो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि स्थायी है। उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो खुली ताकत से तय होती है। वॉन डेर लेयन का कहना था कि यूरोप के लिए अपनी स्वतंत्रता की दिशा में प्रयास करना तेज करना ज़रूरी है और उसे ताकत के नए साधन हासिल करने होंगे। ग्रीनलैंड को हासिल करने की डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों के बहाने अतिरिक्त टैरिफ की धमकी देना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की धमकियों के जवाब को लेकर गुरुवार को यूरोपीय संघ के देशों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। वॉन डेर लेयन ने साफ तौर पर कहा कि यूरोप संवाद और समाधान को तरजीह देता है, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ी तो हम एकजुटता और दृढ़ता के साथ कार्रवाई के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 8 यूरोपीय देश ग्रीनलैंड पर उनके प्रस्तावित कब्जे का विरोध करते हैं तो 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाया जाएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत से भी कई नेता और प्रतिनिधि गए हुए हैं।
इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने 10 महीने के भीतर 8 युद्ध रुकवाए हैं। ट्रंप ने पिछले साल मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का भी फिर से दावा किया है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान जंग में 8 विमान मार गिराए गए थे। मेरा मानना है कि दोनों देश परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका आए थे और उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा लोगों की जान बचा ली। दरअसल पिछले साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हो गया था। 3 दिनों तक चले इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोगों की मौत भी हुई थी। उस वक्त दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम के बारे में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ही जानकारी दी थी। इसे लेकर भारत में सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल उठे। विपक्ष ने इसे भारत की विदेश नीति की विफलता कहा और संसद में चर्चा की मांग की। संसद के शीत सत्र में इस पर चर्चा हुई भी, लेकिन चर्चा के जवाब में भी प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, जिसे लेकर विपक्ष ने उनकी आलोचना की। उधर अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। स्कॉट बेसेंट ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ये बयान दिया है। चूँकि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल आयात करता रहा है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के बाद ऐसे कई आंकड़े आए हैं जिसके बाद भारत के रूस से तेल आयात में काफ़ी कमी देखी गई है। दिसंबर और जनवरी के दौरान रूस से भारतीय तेल आयात में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पहले भारत ने बार बार ये दलील दी है कि वो अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए किफ़ायती दर पर कच्चा तेल खरीदना चाहता है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं पर बिना ज़्यादा आर्थिक दबाव डाले उनकी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। स्पेन के शहर बार्सिलोना के पास एक ट्रेन के पटरी से उतरने से हुए हादसे में ट्रेन ड्राइवर की मौत हो गई और कम से कम 37 लोग घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार शाम को रोडालिस ट्रेन एक रिटेनिंग दीवार से टकरा गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को ट्रेन से निकाल लिया गया है। यह घटना तब हुई जब भारी तूफान की वजह से उत्तर पूर्वी स्पेन प्रभावित हुआ है और ख़राब मौसम के कारण स्पेन के पूर्व और उत्तर पश्चिम के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बार्सिलोना के पास जेलिडा में मूसलाधार बारिश के कारण एक सुरक्षा दीवार ढहकर पटरी पर आ गिरी, जिससे ट्रेन की जोरदार टक्कर हो गई और फिर ये दुर्घटना हुई। मौसम विभाग ने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और भारी बारिश के कारण कैटालोनिया के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। 2 दिन पहले रविवार को दक्षिणी स्पेन में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। यह हादसा तब हुआ था जब स्पेन की राजधानी मैड्रिड से मेलगा जा रही एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई और दूसरी दिशा से आ रही ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई। ये एक दशक से ज़्यादा समय में स्पेन के सबसे बुरे रेल हादसों में से एक था। आज के लिए बस इतना ही।